तो कल के लेक्चर में हमने थ्योरम 6.7 को किया था, ठीक है, और आज हम करेंगे थ्योरम 6.8, 6.9 को। तो अगर आपने थ्योरम 6.7 नहीं देखी तो इसको एक बार देख लेना भाई, नहीं तो ये आज की जो थ्योरम है ना वो समझ में नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। ये आपकी थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपने पहले से बहुत बार पढ़ी होगी। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। अब इसी थ्योरम को हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। क्या कह रखा है इसमें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के, शेष दो भुजाएं कौन सी बच गई? आधार बच गया, लंब बच गया। तो आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, और हमें बात मालूम थी, है ना भाई। मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मैं नाम लेता हूँ ABC। बी पे बन रहा है 90 डिग्री का कोण। तो हमें पता है कि भैया एक राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण का स्क्वायर बाकी की दो बची हुई भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये बात आपको मालूम है, लेकिन इस बात को अब हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। कैसे करेंगे वो देख लो। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ दिया है। मैं आपको वैसे लिखवा रहा हूँ जैसे आपने एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है? हमें एक समकोण त्रिभुज दिया है, बस इतना ही दिया और कुछ नहीं दिया। तो आप कहेंगे कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अच्छा ये बता दीजिए कि इस पर समकोण कहाँ पर है, मतलब 90 का एंगल कहाँ पर बनाया हुआ है। तो हमने यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाया ABC और वहाँ पर हमने 90 का एंगल बनाया है B पर। तो इस बात को भी बता देते हैं, जहाँ एंगल B बराबर 90 डिग्री है, समकोण है, इसका मतलब यही हुआ ना कि उसके ऊपर एक 90 का एंगल होगा ही होगा। तो हमें बताना पड़ा। तो ये दिया है, हो गया। फिर आप लिखिएगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना हमें सिद्ध करना है कि कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर होगा बाकी दो बची हुई भुजाएं। बाकी दो बची हुई भुजाएं कौन सी हैं? BC AB, AB BC, इनके स्क्वायर के योग के बराबर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर प्रूफ करना है कि ये बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये बात थी, ठीक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम करेंगे रचना, ठीक। अब कहेंगे सर रचना कैसे पता चलेगा कि रचना करनी है? तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी थ्योरम अगर आप प्रूफ करते हैं तो उस थ्योरम से पहले जो आपने थ्योरम पढ़ी थी आप उसका आपका यूज़ करते हैं उसको, है ना। अब इससे पहले हमने थ्योरम पढ़ी थी थ्योरम 6.7, ठीक है। उसके लास्ट में मैंने हिंट भी दिया था कि भैया कैसे थ्योरम 6.7 से पाइथागोरस थ्योरम निकलती है। तो उसमें हमने क्या किया था? उसमें हमने इस समकोण से कर्ण पर लंब ड्रॉ किया था, याद है? इस समकोण से कर्ण पर लंब ड्रॉ किया था। सेम यहाँ पर करेंगे। तो हमने क्या किया? समकोण से कर्ण पर लंब ड्रॉ कर दिया। लेट्स से नाम ले लिया हमने D। तो BD जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, किस पे? AC पे। परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ भी 90 का एंगल और यहाँ भी 90 का एंगल, ताकि हम थ्योरम 6.7 का यूज़ कर पाएँ। 6.7 के यूज से ही पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ किया जा सकता है। इसलिए आपको मैंने पहले कहा था कि थ्योरम 6.7 नहीं देखी तो उसको देख लो, नहीं तो दिक्कत आएगी, ठीक है। हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्यों की? क्योंकि इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए मुझे थ्योरम 6.7 की जरूरत पड़ती, और थ्योरम 6.7 में मैंने समकोण से कर्ण पर लंब ड्रॉ किया था। तो सेम यहाँ पर भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बन गए जी आपके दो त्रिभुज। एक तो बन गया ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और एक बन गया आपका ये वाला त्रिभुज। तो थ्योरम 6.7 में हमने क्या सीखा था कि जब हम किसी समकोण से कर्ण पर लंब ड्रॉ करते हैं
तो लंब के दोनों तरफ बनने वाले त्रिभुज बड़ी त्रिभुज के समरूप होते हैं। यानी ये पिंक त्रिभुज समरूप होगा इस पूरी त्रिभुज के, ऐसे ही ये ऑरेंज त्रिभुज समरूप होगा इस पूरी त्रिभुज के। ये बात हमने कल सीखी थी। और ये आपस में भी समरूप होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपस में समरूप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। आपको सिर्फ ये दिखाना है कि जी ये त्रिभुज पिंक त्रिभुज समरूप है पूरी त्रिभुज के, ऐसे ही ऑरेंज त्रिभुज, ये हो गया आपका ऑरेंज त्रिभुज समरूप है पूरी त्रिभुज के। और फिर वहाँ से हमें AC² बराबर मिल जाएगा AB² प्लस BC² के। कैसे कह रहा हूँ वो समझो। सबसे पहले मैं पिंक त्रिभुज को लेता हूँ, तो आपको लिखना पड़ेगा, एक बात लिखनी पड़ेगी, आपको कहना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि किसी भी समकोण से अगर कर्ण पर लंब ढाला जाता है तो लंब के दोनों तरफ बनने वाले त्रिभुज बड़ी त्रिभुज के समरूप होते हैं। थ्योरम 6.7 में जो बात सीखी थी उस बात को आपको लिखना पड़ेगा। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। थ्योरम 6.7 की पूरी जो बड़ी बात है ना, इसको सारा का सारा लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस थ्योरम का कोई नाम नहीं है। जैसे 6.8 का तो नाम है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो जब आप 6.8 को यूज़ करोगे तो जगह जगह पे पाइथागोरस लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर इसका कोई नाम नहीं है, तो आपकी पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो लिखते हैं, क्या कहेंगे हम कहेंगे कि हम जानते हैं कि समकोण से कर्ण पर ढाला गया लंब समकोण से कर्ण पर ढाला गया लंब के दोनों तरफ बनने वाले त्रिभुजों को संपूर्ण त्रिभुज के समरूप कर देता है, ठीक है। इस काम करते हैं, इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बुकिश लैंग्वेज में लिखना है, अपनी मर्जी से लिख लो। मैं लिख देता हूँ, समकोण से कर्ण पर ढाले गए लंब से दोनों तरफ बनने वाले त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। आप चाहें तो थ्योरम 6.7 को कंप्लीटली लिख सकते हैं, पूरी लाइन को। ध्यान रखिएगा, आप ये मत लिखिएगा प्रमेय 6.7 से, फिर दिक्कत आएगी भाई, ठीक है ना। वो तो एक प्रकार से रट्टा मारने वाली बात हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पिंक त्रिभुज, इसका नाम है ABD, पिंक त्रिभुज ABD समरूप होगी इस पूरी त्रिभुज के। अब ध्यान दें, नाम लिखने में बहुत ध्यान देना आपको। अभी आपने इसका नाम लिया ABD, है ना। अब पूरी त्रिभुज का नाम कैसे लोगे? अगर आप पूरी त्रिभुज को देखोगे तो पूरी त्रिभुज में यहाँ का जो एंगल A है और इस पिंक त्रिभुज का एंगल A, ये तो बराबर होगा। तो आप यहाँ पे इसका नाम लिखोगे A के बराबर हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पिंक त्रिभुज में B सिर्फ इतना है, जबकि पूरी त्रिभुज में B इतना है। तो पिंक त्रिभुज का B और पूरी त्रिभुज का B बराबर नहीं है, तो आप यहाँ पे B नहीं लिख सकते। ध्यान देना इस चीज़ का, ठीक है। तो इस जगह को आप एक बार छोड़ दो, बाद में लिख देंगे। अच्छा, पिंक त्रिभुज का एंगल D कहाँ है? ये रहा। एंगल D कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो अब आपने इस पूरी त्रिभुज में देखना है कि पूरी त्रिभुज में 90 डिग्री कहाँ पे है। तो आप ध्यान से देखोगे, पूरी त्रिभुज में 90 डिग्री यहाँ पे है। कंप्लीट त्रिभुज में 90 डिग्री एंगल B पे बन रहा है, तो आप इस D की जगह B लिख दोगे। समझ में आई? अब कौन सा बच गया? C बच गया। वापिस समझ लो, कल जो है ना मैंने x 90 - x ऐसे लेकर समझाया था। वैसे करना चाहो तो वैसे कर सकते हो, नहीं डायरेक्टली भी कर सकते हो अभी तो, क्योंकि प्रैक्टिस होगी आपकी। पहले त्रिभुज का नाम तो कैसे भी दे दो, यहाँ पे मैंने ABD नाम दे दिया। दूसरे त्रिभुज का नाम पहले त्रिभुज के अकॉर्डिंग देना होता है। अब यहाँ पे ABD नाम दिया है ना, तो इसी के अकॉर्डिंग दूसरा नाम दूंगा। अब देखिए, इसका एंगल A और इसका एंगल A आकृति में देखने पर बिल्कुल
बिल्कुल सेम था, तो इसलिए एंगल ए ले लिया, मतलब दोनों सेम ही थे। अच्छा, इसका एंगल बी और इसका एंगल सी ये बराबर थे। इसका एंगल बी तो 90 डिग्री था बड़े वाले का, और सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इसका एंगल बी ये था और इसका एंगल सी ये था। ये दोनों बराबर हैं भाई, है ना, आपको पता नहीं चलेगा करते में, तो इसलिए अपने जगह छोड़ दी उसकी। इसका एंगल डी और इसका एंगल बी बराबर था। पिंक त्रिभुज का एंगल डी 90 था और पूरी त्रिभुज का एंगल बी 90 था, इसलिए मैंने नाम को ध्यान से दिया। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आपकी क्या हो गई, समरूप हो गई। और रीजन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने रीजन पहले लिख चुके हैं ऊपर ही। अच्छा, जब दो त्रिभुज समरूप होती हैं तो इसका मतलब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ए बी बटा ए सी बराबर होगा बी टी बटा सी बी, और ये बराबर होगा ए डी बटा ए बी के। रीजन, संपूर्ण त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। बस इतना लिखते हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी। देखो, इसको और इसको ध्यान से देखो, ये दोनों बराबर है ना। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, इनकी ही क्यों कराई अभी पता चल जाएगा। अब जब आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी, ये मिलेगा ना, इसकी का। ठीक है, ये निशान है दिस इम्प्लाइज का, ये तब लगाते हैं जब आप लॉजिक नहीं लिखते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर इसका रीज़न नहीं लिखूंगा मैंने ये इम्प्लाइज का निशान लगा दिया, इसका मतलब इसका जो रीज़न है वो पिछले वाले में से लिया गया है। समझ में आ गई? ठीक है, ये जो स्टेप मैंने लिखा है ये पिछले स्टेप को ध्यान में रख के लिखा गया, ऐसे समझ लो चाहे। तो यहाँ से आपको मिल गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जो मुझे सिद्ध करना है वहाँ पर भी ए बी स्क्वायर चाहिए, और यहाँ पर भी मुझे ए बी स्क्वायर मिल चुका है, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। तो इतना नोट कर लो पहले, उसके बाद आगे देखते हैं। इसकी एक बार कॉपी कर लो। अच्छा, ये थ्योरम मुश्किल नहीं है, अगर आप सीक्वेंस वाइज नहीं देखोगे तब आपको मुश्किल लगेगा। मान लो आपने 6.7 देखी नहीं और आप सोचें कि यार मैं तो इसको करूँगा, तभी आपको मुश्किल लगेगी। ठीक है, अच्छा, अब एक काम तो हमने कर लिया, हमने इस पिंक त्रिभुज को पूरी बड़ी त्रिभुज के समरूप कह दिया। अब ऐसे ही हम क्या कहेंगे कि जी ऑरेंज त्रिभुज जो है इस पूरी बड़ी त्रिभुज के समरूप है। इसका करके दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात तो हम पहली थ्योरम में कर चुके हैं, ये बात हमने लिख भी दी, तो इसलिए हम सिर्फ डायरेक्टली लिखेंगे। हम कहेंगे कि त्रिभुज ऑरेंज वाली का नाम आप कैसे भी दे दो, लेट्स से मैंने BDC नाम दे दिया, समरूप है इस पूरी बड़ी त्रिभुज के। अब बड़ी त्रिभुज का नाम इसके अकॉर्डिंग देना है, BDC नाम देख रहे हैं आप। तो इसका जो एंगल B है वो कितना है, ये है। अच्छा, अभी इसमें बड़ी त्रिभुज में छोटी त्रिभुज का तो एंगल भी सिर्फ इतना हो गया, बड़ी त्रिभुज का एंगल भी इतना हो गया, तो ये दोनों तो बराबर है नहीं, तो इसलिए एक बार काम करो, इसके जगह छोड़ दो। अच्छा, इसका एंगल D देखो, इसका एंगल D है 90 डिग्री। अब बड़ी त्रिभुज में 90 डिग्री कहाँ है, यहाँ पर है पूरे B में, तो यहाँ पर आप B लिख दो। कहने का मतलब ये है कि इसका एंगल D और इसका एंगल B बराबर है। देख भी सकते हैं, यहाँ पर जो एंगल D है वो 90 डिग्री है और यहाँ पर जो एंगल B है वो 90 डिग्री है, बड़ी त्रिभुज की बात करूँ तो। इसका एंगल C और इसका एंगल C ये भी तो बराबर होगा। क्यों? आप देखिए, ऑरेंज त्रिभुज का जो एंगल C है और इस पूरी बड़ी त्रिभुज का एंगल C है, वो दोनों सेम ही तो हैं, तो यहाँ पर BC बराबर आ गया। अब इसकी कमी रह गई, ये क्या होगा फिर आपका A होगा, सिंपल। समझ में आ गई? यानी ये जो एंगल B है ना, ऑरेंज त्रिभुज का जो एंगल B है ये वाला, ये इसके बराबर है। आपको ध्यान हो, ये हमने x माना था, ये 90 आया था, ये 90 माइनस x हुआ था, पिछली थ्योरम की बात कर रहा हूँ, है ना, और ये क्या आया था, x आया था। तो आप वहाँ से भी क्रॉस चेक कर सकते थे, आप चाहो तो नेमिंग करके भी कर सकते हो। ठीक है ना, नेम लिख सकते हो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो ये दोनों त्रिभुज आपकी क्या हो गई, समरूप हो गई। ये दोनों समरूप हैं, तो इसका मतलब इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशो BD बटा AB बराबर होगा DC बटा BC के, और ये बराबर होगा BC बटा AC के। रीज़न लिख दीजिएगा, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, यहाँ पर कौन कौन से बराबर हैं इनको ले लेंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ना इनकी, तो BC स्क्वायर मिलेगा। ये हो गया BC स्क्वायर बराबर DC इंटू AC
BC स्क्वायर बराबर DC इंटू AC। अब ये जोड़ने की सर इसकी पहले करानी है, किसकी पहले, किसी की पहले करा लो, ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे पहले कराओ, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब देखिए आपको AB स्क्वायर मिल गया, BC स्क्वायर मिल गया। अब जो हमें सिद्ध करना है उसमें मुझे AB स्क्वायर चाहिए, BC स्क्वायर चाहिए और इनका जोड़ चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या मिलेगा फिर आपको, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। लेफ्ट साइड वाले अलग से जोड़ेंगे, राइट साइड वाले अलग से जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो AC इंटू AD प्लस DC इंटू AC। अब देखिए आपको क्या मिलता है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है AC, यहाँ पे बच गया AD, यहाँ पे बच गया DC। ये हो गया आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC। AD और DC को अगर आप जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा मुझे बता सकते हो? अगर आप AD और DC को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, AC मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। और यही हमें प्रूफ करना था। हम लिख देंगे इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गई? यानी हर एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, हम इसको यूज़ तो बहुत सालों से करते आए हैं, प्रूफ नहीं किया था, तो आज हमने ये प्रूफ करके देख लिया। इसको प्रूफ करने के और भी मेथड हैं, मैं ये मेथड इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जो आपका चैप्टर है वो सिमिलरिटी का है, समरूपता का है। तो आपको समरूपता की मदद से पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करना था, इसलिए हमने इस मेथड का यूज़ किया। आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने के आपको बहुत सारे मेथड मिल जाएंगे। ठीक है, एक मैथमेटिशियन हुए थे, उन्होंने पता नहीं कैसे किया था, उन्होंने ना रस्सी के ऊपर गांठ बांध के, रस्सी के एक रस्सी ली, उसके ऊपर इक्वल डिस्टेंस से गांठ बांध दी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे। फिर वहाँ से उन्होंने ट्रायंगल बना के देखे बार बार, तो वहाँ से उन्हें मालूम चला कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। वो पाइथागोरस ही होंगे मेरे ख्याल से। आप नेट पर सर्च करना, नेट पर सर्च करना, आपको पता चलेगा कि पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने के बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे, तो कर लेंगे। अच्छा, आज आवाज़ बताइएगा कि आवाज़ कैसे आ रही है, थोड़ा सा माइक चेंज किया है। ठीक है, तो अगली थ्योरम देखते हैं, चलो। ये तो हमने अभी करी है ना, अगली देखनी है। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, इसको कई बार बोधायन प्रमेय भी बोलते हैं। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इसका लॉजिक कि इसको बोधायन प्रमेय क्यों बोलते हैं। एक मैथमेटिशियन हुए थे, है ना, तो आप यहाँ पे रीज़न पढ़ लेना अपने आप। तो मैं आपको करा देता हूँ प्रमेय 6.9। अच्छा, इस थ्योरम को ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है। ठीक है, और इसी कारण कई स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा आसान लगने के कारण ये समझ में नहीं आती, ज़्यादा ही आसान हो गई ना, इसलिए। तो क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अरे ये भाई साहब, ये वापस ये क्यों आ रही है? 2 मिनट रुको यार, वही 6.8 कॉपी हो रही है। मैं भी सोचूं ये क्यों नहीं कॉपी हो रही है। हो गई, चलो ठीक है। देखिए जी, क्या कह रहे हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। पिछली बार क्या था, आपको राइट एंगल दिया था, आपको प्रूफ करना था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब की बार क्या है, आपको दे दिया, आपको कह दिया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आपको ये प्रूफ करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। समझ में आई? अब की बार एक ट्रायंगल दे दिया, मैं ऐसा ही ट्रायंगल बना लेता हूँ। अच्छा, अब की बार ये नहीं कहा कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान दीजिए। अब की बार ये एंगल 90 का नहीं दिया, ठीक है, मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया है
क्योंकि अल्टीमेटली है तो 90 का ही, प्रूफ तो हमें 90 का करना है ना। लेकिन ये 90 का दिया नहीं हुआ है, कभी आप समझ ले कि ये 90 का दिया, 90 का नहीं दे रखा भाई। हमें सिर्फ इतना कह रखा है कि कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। तो सबसे पहले हम इन बातों को लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC में अब की बार हमें दिया है कि AC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। जो पिछली थ्योरम थी ये उसका ठीक उलट है। ठीक है, फिर लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये एंगल ये 90 डिग्री का है, अभी है नहीं, ये प्रूफ करना है। एंगल B बराबर 90 डिग्री है, ऐसा प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करूँगा। अब कंस्ट्रक्शन को ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, अच्छा कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है भाई, आप वही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ना जिसको आप माप सकें, जिसकी लेंथ को आप माप सकें। तो आप क्या करेंगे, इस BC की लंबाई को मापेंगे। माप तो सकते हैं, इंची टेप लो, B से लेकर के C तक माप सकते हो आराम से, है ना। और इस BC की लंबाई को माप करके एक लाइन यहाँ पे खींच दोगे। समझ में आई, इसको मैं कुछ नाम देता हूँ, P क्या नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा फिर आप क्या करोगे, इस AB की लंबाई को मापोगे। इस AB की लंबाई को माप करके जितनी लंबाई आई उतनी लंबाई यहाँ पर खींच दोगे। लेट्स से ये लंबाई हमने खींच दी जी, इसको नाम दे दिया मैंने PR, यानी BC की लंबाई के समान लंबाई वाली एक रेखा खींची जिसका नाम दिया PQ। ऐसे ही AB की लंबाई के समान हमने एक रेखा खींची जिसका नाम दिया PR। ये दोनों लंबाइयाँ बराबर हैं, BC PQ के बराबर है, AB PR के बराबर है। अब इसको मैंने रख दिया 90 डिग्री पर। आप खुद सोचो भाई, मुझे एक इमारत की डिज़ाइनिंग करनी है ना। तो मैंने क्या किया, जितनी लंबाई इसकी थी उतनी लंबाई खींच दी, जितनी लंबाई इसकी थी उतनी लंबाई खींच दी। अब मैं इन दोनों को कैसे भी रख सकता हूँ ना, मेरी मर्जी हो तो 120 डिग्री के एंगल पे रख लो, 90 पे रख लो, 45 पे रख लो, कैसे भी रख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को 90 के एंगल पे रख दिया। कितने के एंगल पे रख दिया, 90 के। ठीक है, अब जब आप RQ को जोड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है RQ की लंबाई भी AC की लंबाई के बराबर होगी। आपने खींची नहीं है, ध्यान दीजिए, आपने ये बात खींची नहीं है, ये अपने आप ही ऑटोमेटिक हो जाएगी, अपने आप ही ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो आपको ये करके दिखाना पड़ेगा। आप कंस्ट्रक्शन में सिर्फ इतना लिखेंगे कि भैया मैंने BC की लंबाई के बराबर PQ लंबाई खींची, AB की लंबाई के बराबर RP लंबाई खींची, और इन दोनों को मैंने 90 डिग्री पर रख दिया। इसके बाद RQ AC के बराबर हो जाएगा। आपने खींचा नहीं है, मेरी बात समझिए, आपने ये खींचा नहीं है, ये अपने आप ही बराबर होगा। ठीक है, अच्छा इसको लिख लेते हैं। हमने क्या किया, BC बराबर PQ और AB बराबर PR लिया, और एक अन्य त्रिभुज PQR खींची। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब करते हैं जी सिद्ध। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, लॉजिक आपको समझाएंगे। अब इसमें AB PR बराबर है, BC PQ बराबर है ना। अच्छा AC और QR ये अपने आप ही बराबर हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो ये भी बराबर होगी ही होगी, है ना। अब कैसे होगी वो आपको करके दिखाना पड़ेगा। कैसे करोगे वो समझो। आप सबसे पहले इस त्रिभुज को ले लो, त्रिभुज PRQ में एंगल P 90 डिग्री का है। इसका मतलब मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकता हूँ, यहाँ पे नहीं लगा सकता था क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल नहीं पता, लेकिन यहाँ पे तो है, यानी पाइथागोरस लगा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर पाइथागोरस लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका QR का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर प्लस
पी क्यू का स्क्वायर। समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए लिख देते हैं रीजन पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिएगा यहाँ पे जो पी आर है वो किसके बराबर है? ए बी के बराबर है, यानी इसको चेंज कर दूं ए बी, लिया तो है पी आर और ए बी बराबर। ऐसे ही पी क्यू जो है वो किसके बराबर है? बी सी के बराबर है, चेंज कर दिया। रीज़न लिख दीजिएगा क्योंकि ए बी बराबर है पी आर के, बी सी बराबर है पी क्यू के। ठीक है, अब ये क्या हो गया? क्यू आर स्क्वायर बराबर हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। पर मुझे तो ये बराबर मिला था ए सी स्क्वायर के। रीजन लिखेंगे पर हमें तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर मिला है ए सी स्क्वायर के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया ए बी प्लस बी सी स्क्वायर इसके बराबर है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इसके बराबर है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर हो गया ए सी स्क्वायर के। किसके बराबर हो गया? ए सी स्क्वायर के। जब दो स्क्वायर बराबर हैं तो वो दोनों नंबर भी बराबर होंगे। क्यू आर बराबर होगा ए सी के, दोनों तरफ चाहे रूट कर लो या ऐसे समझ लो कि स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, लेकिन लॉजिकली स्क्वायर से स्क्वायर कटता नहीं है, दोनों तरफ रूट हो जाता है। तो क्यू आर बराबर हो गया ए सी के। अच्छा ध्यान दें, जब हम रूट को हटाते हैं, मतलब स्क्वायर को हटाते हैं, रूट करते हैं, तब दोनों तरफ प्लस माइनस लगता है। अब यहाँ पे मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये लेंथ है और लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है, इसलिए मैंने डायरेक्टली क्यू आर बराबर ए सी लिखा। तो हमने क्या कर दिया? क्यू आर और ए सी को बराबर दिखा दिया, क्यू आर और ए सी को बराबर दिखा दिया, है ना। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर हम इतनी लंबी मेहनत क्यों कर रहे हैं? हम डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन में ये लिख देते कि जी ए बी बराबर आर पी है, बी सी बराबर पी क्यू है और ए सी बराबर आर क्यू है। कंस्ट्रक्शन में लिख देते। इसको प्रूफ करके दिखाने की जरूरत क्या थी? तो बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान लगा के समझो। हमने बी सी पी क्यू के बराबर खींचा, ए बी आर पी के बराबर खींचा। यहाँ पर मैंने ये 90 डिग्री का लिया। यहाँ पर कितने का लिया? 90 डिग्री का। यहाँ पे ज़रूरी नहीं था कि 90 का हो, है ना। हमें यहाँ पे पता थोड़ी था कि ये 90 का है कि नहीं है। ठीक है, अगर मान लो ये ट्रायंगल मैंने ऐसे खींची, ये ट्रायंगल मैं ऐसे भी खींच सकता था, क्योंकि क्वेश्चन में तो कहीं नहीं कहा गया कि ये 90 का है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर आप देखते तो बेशक आप ए बी को आर पी के बराबर खींच लो, बी सी को पी क्यू के बराबर खींच लो, ठीक है, बी सी को पी क्यू के बराबर खींच लो, लेकिन अगर आप त्रिभुज ऐसे लेके चलते तो ए सी और आर क्यू बराबर नहीं होती, है ना। आपने तो आकृति में देके कह दिया कि ए सी और आर क्यू बराबर है, लेकिन इसको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा ना। बात समझ में आया? ठीक है, इसको आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। और वैसे भी आप लॉजिकली समझो। एक चीज़ और समझाते हैं आपको। जैसे मान लो मैंने कहा कि यार मैंने एक रेखा खींची 5 सेंटीमीटर की, यहाँ पे एंगल बनाया मैंने 120 सेंटीमीटर का। कितने का? 120 का। और यहाँ पे मैंने खींच दिया 10 सेंटीमीटर की रेखा। ठीक है, अब जब मैं इसको जोड़ूंगा तो मान लो कि ये 20 सेंटीमीटर का बन गया, मान लो। ठीक है, अब मैं कहता हूँ यार इसी के बिल्कुल सर्वांगसम एक दूसरी त्रिभुज खींच दो। इसी त्रिभुज के बिल्कुल सेम साइज की, सेम शेप की एक दूसरी त्रिभुज खींच दो। तो आप उसको कैसे खींचोगे? आप कहोगे जी एक काम करते हैं, 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेते हैं, 120 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना लेते हैं और 10 सेंटीमीटर की यहाँ पे रेखा खींच लेते हैं, ऐसे कहोगे, है ना। अच्छा, इसके बाद क्या आप इस 20 सेंटीमीटर को मापोगे? नहीं ना, आपको तो पता है कि यार इसको जोड़ूंगा तो 20 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने एंगल 120 लिया है। ठीक है, तो आपने ये पहले से नापा नहीं, आपने डायरेक्टली इन दोनों को जोड़ दिया। फिर आपने कहा कि यहाँ पे 20 आए तो यहाँ पे 20 आएगा, क्योंकि एंगल बराबर थे। यहाँ पर एंगल्स का कोई लॉजिक नहीं था। यहाँ पर एंगल कितना भी हो सकता था, मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री है, ये शॉर्टी है। ठीक है, अगर यहाँ पे भी एंगल 90 का होता, यहाँ पे भी एंगल 90 का होता ना, तब आप कह सकते थे सर ए सी और आर क्यू को हमने कंस्ट्रक्शन में लिख दिया, तब आप लिख सकते थे, तब कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर एंगल कोई बता नहीं रखा कि यहाँ पे एंगल कितने का है, तो इसलिए आप कंस्ट्रक्शन में ये नहीं लिखोगे कि ए सी और आर क्यू बराबर हुआ। थोड़ा बहुत समझे? ठीक है, तो ये चीज़ थी, इसलिए मैंने सिर्फ कंस्ट्रक्शन में इन्हीं दो बातों को लिखा
कि जी बी सी पी क्यू के बराबर लिया है और ए बी आर पी के बराबर लिया है। इसको बराबर नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर 90 का एंगल नहीं था। अगर यहाँ पे 90 का एंगल होता तो मैं कह ही देता कि ए सी और आर क्यू बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं था इसलिए। ठीक है, अब हमने क्या दिखाया, हमने क्यू आर और ए सी को बराबर दिखा दिया। क्यू आर कहाँ है भाई, क्यू आर है ये, और ए सी कहाँ है ये, इन दोनों को क्या कर दिया, बराबर दिखा दिया। अब देखिए एक चीज़ समझाते हैं आपको। अब इन दोनों त्रिभुजों में 3 भुजाएं बराबर हो गई, यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गई, क्योंकि सेम साइज है सेम शेप है तो इसलिए सर्वांगसम होगी। समरूप भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन सर्वांगसम ज़्यादा फिट बैठेगा क्योंकि इनकी साइज भी सेम है। ये दोनों सर्वांगसम हो गई। सर्वांगसम हो जाने के बाद इनके संगत कोण बराबर हो जाते हैं, यानी एंगल P बराबर हो जाएगा एंगल B के, और यही हम चाहते थे। ठीक है, अब लिख दीजिए, तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गई जी किसके, RPQ के। नाम देने में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, RPQ के। रीजन, साइड 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 सर्वांगसमता कसौटी। समरूप भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, क्योंकि समरूप में भी तो एंगल बराबर होंगे ना। तो इन दोनों को सर्वांगसम कर दिया। अब इसके बाद आप कह दीजिएगा जी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, इसका मतलब इसका एंगल B और इसका एंगल P बराबर होगा। रीजन CPCT, सर्वांगसमता में आप सिंपल CPCT लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, इसका एंगल B तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये 90 डिग्री है ना। तो इस तरीके से हमने एंगल B को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, और यही हमें करना था। बस हो गया। थ्योरम बहुत आसान थी, ये समझाने में थोड़ा टाइम लग गया। ध्यान दो, हमने क्या किया, एक त्रिभुज थी, हमने कंस्ट्रक्शन में एक और त्रिभुज बनाई जिसमें BC PQ के बराबर थी, AB PR के बराबर थी। AC और RQ को बराबर नहीं लिया गया क्योंकि हमें यहाँ पे 90 का एंगल नहीं दिया गया था। अगर यहाँ पे 90 का एंगल होता तो AC और RQ बराबर ही हो जाते, है ना। लेकिन यहाँ पे एंगल कैसा भी हो सकता था, इसलिए हमने ये नहीं कहा कि AC और RQ बराबर है। समझ में आ गई। तो हमने क्या किया, सबसे पहले AC QR को बराबर प्रूफ किया। AC QR बराबर होते ही हमने कह दिया कि साइड समरूपता कसौटी से ये दोनों के दोनों सर्वांगसम है। चाहे समरूप कह दो चाहे सर्वांगसम कह दो, आपकी मर्जी है। अगर आप समरूप कहते तब भी दिक्कत नहीं थी क्योंकि एंगल तो फिर भी बराबर होने थे, है ना। तो इस तरीके से एंगल B कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ऐसे करना है। अगर आपको ये चीज़ ना समझ में आई हो तो मुझे बता दीजिएगा वापस से, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बता दूंगा। अभी तो मैंने इसको बहुत डीपली बता दिया। ठीक है, तो ऐसे करना है। एक बार वापस से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपकी इस चैप्टर की हर एक थ्योरम खत्म हो गई है, कंप्लीट हो गई। आप एक काम कीजिएगा, इन सारी थ्योरम्स को, जितनी आपने थ्योरम्स पढ़ी हैं उनको संडे के दिन निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, तो बस फिर कल मिलते हैं। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5, और ये एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस पूरे चैप्टर की। तो कल मिलते हैं। थैंक यू।